हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीपीएसपी चैप्टर 8। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये याद रखिएगा। तीसरा, मूल अधिकारों के साथ में निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा तथा दर्शन कहा जाता है। और संविधान की आत्मा, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एक साथ में किसने कहा है, तो वो ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है। तो ये याद रखिएगा कि ग्रेनविले ऑस्टिन के अनुसार निर्देशक तत्व व मूल अधिकार संविधान की आत्मा है। अब देखते हैं निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। तो पहली विशेषता ये है कि जब राज्य नीतियां या कानून बनाएगा तो उस समय इन तत्वों का ध्यान रखेगा, अर्थात राज्य नीतियों तथा कानूनों को प्रभावी बनाते समय डीपीएसपी का ध्यान रखेगा। दूसरा है कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 में जो उल्लिखित अनुदेश थे उनके समान थे। उसमें अनुदेश जो गवर्नर जनरल को या भारत में औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर जनरल को जारी किए जाते थे, उनके समान ही ये अनुदेश हैं डीपीएसपी में। इनका उद्देश्य, जो डीपीएसपी का उद्देश्य है, वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो ये याद रखिएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना निर्देशक तत्वों की मूलभूत भावना है, ना कि पुलिस राज्य का। ये पुलिस राज्य का समर्थन नहीं करते हैं, ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की वकालत करते हैं डीपीएसपी। ये गैर न्यायोचित होते हैं। गैर न्यायोचित का मतलब हुआ कि अगर इनका हनन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट न्यायोचित है, उनका अगर हनन होता है तब आप न्यायालय जा सकते हैं। ये गैर न्यायोचित तो जरूर हैं, लेकिन विधि की संवैधानिकता के निर्धारण करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं कि विधि की संवैधानिकता के प्रश्न पे नीति निर्देशक तत्वों का भी सहारा लिया जाता है। वर्गीकरण देखते हैं। तो संविधान में इनका कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन फिर भी इनके उद्देश्यों को अगर ध्यान में रखा जाए तो इनका वर्गीकरण 3 आधारों में किया जा सकता है। एक समाजवादी सिद्धांत, एक गांधीवादी सिद्धांत और एक उदार बौद्धिक सिद्धांत। देखिए, समाजवादी सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिनके मूल में समानता हो, ठीक है, और उदारवादी सिद्धांत वे होते हैं जिनके मूल में स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्यतः। तो जहाँ भी आपको उदारवादी शब्द सुनने को मिले तो वहाँ पे जान लीजिएगा कि ये स्वतंत्रता की बात कर रहा है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। और जहाँ पर समाजवादी बात आए तो वहाँ पे ये समानता की बात कर रहा है। मतलब इनका केंद्रीय मूल्य, समाजवाद का केंद्रीय मूल है समानता और उदारवाद का केंद्रीय मूल है स्वतंत्रता। और गांधीवादी सिद्धांत तो आप जानते हैं कि ग्राम स्वराज, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो वो गांधीवादी सिद्धांत हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, जो ग्राम पंचायत की बात करता है, वो गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत ही आता है। गांधी जी जो थे वो ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे। तो अब समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत एक एक करके आर्टिकल्स देखते हैं। तो पहला आर्टिकल है 38, जो कि कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा। मतलब ये सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहता है लोक कल्याण के लिए, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से। दूसरा, ये आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करना चाहता है, अर्थात ये आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की समानता की बात करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अंतर्गत सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार बताया गया है। सामूहिक हित के लिए समुदाय के जो भौतिक संसाधनों हैं उनका संवितरण होना चाहिए, अर्थात किसी एक के पास में संसाधन ना हो, सबके पास में समान रूप से संसाधन होने चाहिए। धन और उत्पादन के जो साधन हैं उनका संवितरण हो, ऐसा सी में कहा गया है। पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य को समान वेतन से पोषित किया जाए, ऐसी बात इसके अंतर्गत कही गई है। जो कामगार वर्ग है उसके स्वास्थ्य की
और बालकों की अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण की बात इसमें कही गई है, और बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर प्राप्त हो ऐसी बात इसके अंतर्गत कही गई है। तो ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद में समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत 39A है, इसको 39 का भी कह सकते हैं। ये समान न्याय की बात करता है और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है। अगर आप देखेंगे नालसा, इसके बारे में पढ़िएगा, तो ये निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का ही प्रयास करता है। उसके बाद में आर्टिकल 41 है, जो कि काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और जो निःशक्तता की स्थितियां हैं उसमें लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 42 है, वो भी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि प्रसूति सहायता का जिक्र किस अनुच्छेद में है, किस DPSP में है, तो आर्टिकल 42 ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद में आर्टिकल 42 तो हो गया। उसके बाद में 43 में कहा गया है कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर उनको प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था हो, आर्टिकल 43 के अंतर्गत। फिर 43A जो है वो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, ये बात करता है। अर्थात जैसे कि जो उद्योग है उसका जो मैनेजमेंट है उसमें जो कामगार वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसकी भागीदारी भी हो, ऐसा आर्टिकल 43A में कहा गया है। 47 जो है पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारना, इसके बारे में बात करता है। जो 43 है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 40 आ जाता है। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। तो सीधे आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, फिर आर्टिकल दे देंगे, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42। तो आप ये याद रखिएगा कि ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत है। फिर उनको ऐसी शक्तियां भी प्राप्त हो जिससे वो अपना शासन कर सकें। तो इस तरीके से बॉटम टू टॉप अप्रोच शासन का स्थापित हो सकेगा। तो ये स्थानीय स्वशासन की बात करता है आर्टिकल 40। उसके बाद में गांधी जी का जैसे आप देखेंगे आइडिया, तो कुटीर उद्योग को बढ़ाना था, ये सब चीज़ें थी, इन पे वो फोकस करते थे, सहकारी उद्योग पे फोकस करते थे वो। तो आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ये सभी जो बातें कही गई हैं वो आर्टिकल 43 के अंतर्गत कही गई हैं। फिर आर्टिकल 43B, ये सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात करता है। और इसका अगर आप देखें ये किस आर्टिकल के माध्यम से जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 97वें अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से। तो जो 97वां अमेंडमेंट एक्ट था 2011 का, उसके माध्यम से इसे जोड़ा गया था। अन्य गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आर्टिकल 46 भी आ जाता है, जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति तथा समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन प्रदान करने और उनको सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में बात करता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 के कुछ भाग जो हैं वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक जो नशीली दवाएं हैं, मदिरा है या ड्रग हैं के औषधि प्रयोजनों से भिन्न अन्य उपयोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब अगर कोई भी ड्रग है उसका एक औषधि प्रयोजन होता है और एक उसको ड्रग्स के रूप में लोग लेते हैं, तो इस पे प्रतिबंध लगाया जाए और उसके औषधि प्रयोजन
को मान्यता दी जा सकती है, लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है, उसका सेवन करता है, तो उस पर ये प्रतिबंध लगाने की बात करता है। फिर आर्टिकल 48 जिसमें गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलियों पर रोक लगाने की बात कही गई है कि इनको ना मारा जाए। ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम, ऐसे कानून राज्य बनाए जिससे इनके संरक्षण को बढ़ावा मिले और इनके वध को रोका जा सके। फिर उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पहला तो सबसे मुख्य जो सिद्धांत है वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जिक्र करता है कि जो भारत में है वो सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। समान सिविल संहिता मतलब जो सिविल पहलू हैं वो एक ही कानून के द्वारा गवर्न होने चाहिए। जैसे तलाक है, शादी इत्यादि, जो उत्तराधिकार इत्यादि जो मसले हैं वो एक ही कानून के माध्यम से गवर्न हो, ऐसा कहा जाता है समान सिविल संहिता के अंतर्गत, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत। आर्टिकल 45 है वो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसमें बदलाव किया गया और 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे थे उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था जो है आर्टिकल 21A के तहत कर दी गई और इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और राज्य के लिए व्यवस्था कर दी गई कि वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। तो ये जो आर्टिकल 45 आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में दिया है वो इस तरीके से गलत हो जाता है, उसमें गलत दिया हुआ है। अब इसको ऐसे कर लीजिएगा कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य पर होगी, ऐसा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हो गया है। और 6 से 14 वर्ष तक अब तो फंडामेंटल राइट ही बन गया है कि बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। ठीक है। फिर आर्टिकल 48 जो है वो कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों से करने की बात करता है, तो ये आर्टिकल 48 के अंतर्गत है। फिर 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। फिर आपको आर्टिकल 49 मिल जाएगा, ये भी राष्ट्रीय महत्व वाले जो कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक हैं या स्थान हैं या वस्तु हैं उनके संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 49। तो जो राष्ट्रीय स्मारक है उनके संरक्षण की अगर बात कही जाए तो वो आर्टिकल 49 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की बात करता है, तो शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत आपको आर्टिकल 50 से मिल जाएगा। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने तथा राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण व समानतापूर्ण संबंधों को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधि या संधि के प्रति आदर बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना इत्यादि जो आता है वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसमें मेन यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाए। तो कुछ नए नीति देशक तत्व भी जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, जिसमें पहला था आर्टिकल 49 के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुनिश्चित करना, ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत था। और समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य व्यवस्था करेगा, ये आर्टिकल 39A के माध्यम से ऐसा कहा गया था। ये भी 42 जो अमेंडमेंट एक्ट था उसके माध्यम से जोड़ा गया। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी आर्टिकल 43A, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों तथा वन्य जीव की रक्षा करने के लिए ये भी बात कही गई थी आर्टिकल 48A के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से कौन कौन से निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, 39A, 43A, 48A या इनमें से सभी, तो ये तीनों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए थे।
चलिए अब देख लेते हैं मूल अधिकार व निदेशक तत्व के बीच में डिफरेंस। तो मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं जबकि निदेशक तत्व सकारात्मक होते हैं। नकारात्मक कहने का आशय ये हुआ कि राज्य को कुछ ना करने के लिए कहते हैं, अर्थात राज्य पे प्रतिबंध लगाते हैं, जबकि निदेशक तत्व राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। इस रूप में ये सकारात्मक हो जाते हैं। मूल अधिकार जो है वो न्यायोचित हैं, अर्थात इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। निदेशक तत्व न्यायोचित नहीं है, ये गैर न्यायोचित हैं। मूल अधिकारों के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है, अर्थात लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का जो आधार है वो मूल अधिकार हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना निदेशक तत्वों के माध्यम से होती है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं और निदेशक तत्व सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, अर्थात सामुदायिक कल्याण की बात करते हैं। मूल अधिकार जो हैं वो स्वतः लागू हो जाते हैं, जबकि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को विधि बनानी पड़ती है, ये विधि द्वारा लागू होते हैं। एक चीज़ ये याद रखिएगा, जो डिफरेंस बता रहा हूँ मैं ये सबको साथ लेके बता रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे भी मूल अधिकार हैं जो विधि द्वारा लागू होते हैं, तो उसको मत ध्यान दीजिएगा, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो इसमें ये याद रखिएगा कि ये स्वतः लागू होते हैं और निदेशक तत्व विधि द्वारा लागू होते हैं। मूल अधिकारों के हनन पे अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो न्यायालय जो है आपके संदर्भ में सुनवाई करने के लिए बाध्य है, जबकि निदेशक तत्वों के संदर्भ में न्यायालय बाध्य नहीं है। तो ये जो है ये मूल अधिकार व निदेशक तत्वों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंस थे जिसे हम लोगों ने देखा। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगला लेक्चर मूल कर्तव्यों पे होगा और आपसे ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।